नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आचार्य ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। तो हम लेकर के आए हैं आज आपके लिए लैब असिस्टेंट की महा मैराथन क्लासें, जिसमें बहुत कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू और पीवाईक्यू का रिवीजन करवाया जाएगा, जिनके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना बनी रहेगी। 9 तारीख से पहले आपके पूरे सिलेबस का रिवीजन करवाएंगे तथा साथ ही जो सीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये एमसीक्यू और पीवाईक्यू रामबाण साबित होंगे। हम ये भी जानते हैं कि आरएसएसबी और आरपीएससी ने प्रश्न पूछने का पैटर्न बदला है। पैटर्न ही तो बदला है, फैक्ट तो नहीं बदला ना। फैक्ट तो वही रहेंगे, बस हमें केवल बारीकी से और एकाग्रचित होकर पढ़ने की आवश्यकता है और थोड़ी सी मेहनत करनी है कि किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा रहा है और उनका आंसर हमें किस तरह से देना है, किस किस एंगल से प्रश्नों को पूछा जाता है, कौन सी डिफ़िकल्टी होती है प्रश्नों का उत्तर देने में, और किस लेवल से और किस एंगल से प्रश्नों को पूछा जा रहा है, इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें। और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर सोल्व करने की कोशिश करनी है, ताकि हमारा एग्ज़ाम में पूरा का पूरा पेपर हो जाए, कोई भी प्रश्न छूटे नहीं और हमेशा हमारे अच्छे नंबर आए। अगर आपके लिए आरपीएससी और आरएसएसबी किसी पैटर्न से एक पेपर देती है और हम आगे आने वाले एग्जाम के लिए ऐसे पैटर्न पर आधारित 1000 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं आपके लिए, यूँ समझ लो कि पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर लेते हैं आपके लिए, ताकि आपका रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। ये तो पक्का है कि आगे आने वाले कुछ सालों में पैटर्न तो यही रहेगा, लेकिन कुछ कुछ बदलाव हमें हर एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। यानी कि एक दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम हमेशा पहली बार देखते हैं और उनके पूछने का तरीका और उनका जो लेवल है वो भी हम पहली बार देखते हैं। तो बाद में हम जैसे जैसे उनकी तैयारी करते जाते हैं और जैसे जैसे हम एमसीक्यू और पीवाईक्यू से रिवीजन करते हैं, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी होते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू से रिवीजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा रहा है। लेकिन उन पीवाईक्यू से एक तरीके के 10 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो हमारी प्रैक्टिस भी हो जाती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रहती हैं और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। हम आपके लिए पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर एक एमसीक्यू और पीवाईक्यू प्रदान करें, वो भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू की तैयारी करवाएंगे हम आपके लिए और एक रिवीजन के सारथी बनेंगे। प्लीज़ आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और इस पार्ट में आज 50 क्वेश्चन होंगे जिनकी हम तैयारी करेंगे और इसका अच्छे से रिवीजन कर लेंगे हम। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, राजस्थान की स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? सभी जानते हैं, जैसलमेर को कहते हैं। राजस्थान की औद्योगिक नगरी, उद्योग सबसे अधिक कोटा में है, इसलिए कोटा। राजस्थान की विधि नगरी, क्योंकि जोधपुर में हाई कोर्ट है इसीलिए विधि यानी कि कानून, तो विधि नगरी जोधपुर को कहा जाता है। और राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, टेक्सटाइल का मतलब होता है कि कपड़ा व्यापार, तो वो है भीलवाड़ा में। तो इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा सही रहेगा? इनमें से ऑप्शन स सही रहेगा। चलिए दूसरा प्रश्न, राजस्थान में बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। प्रश्न को कभी भी ध्यान से पढ़ लेना चाहिए कि हम जल्दबाजी में कभी बांगड़ को अधिकतर वागड़ समझ के और फिर इसमें ऑप्शन अ डूंगरपुर, बांसवाड़ा या बांसवाड़ा प्रतापगढ़ यह कर देंगे। तो बांगड़ क्षेत्र अलग होता है और वागड़ क्षेत्र अलग होता है। बांगड़ क्षेत्र में ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, नागौर ये क्षेत्र आते हैं। इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी आंतरिक अफवाह क्षेत्र में बहने वाली नदी नहीं है? प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना। नदी नहीं है, अगर हमने पढ़ लिया नदी है और फटाफट से गलत उत्तर दे दिया, ओ में और गलत भर दी, तो हमारा पूरा उत्तर गलत हो जाएगा। आंतरिक अफवाह क्षेत्र में बहने वाली नदी कौन सी नहीं है? रूपनगढ़ नदी है, मेंथा नदी भी है, साबी नदी भी है, डील नदी नहीं है। डील नदी एक बनास की सहायक नदी है और बनास नदी बंगाल की खाड़ी की प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। राजस्थान में नदियों के प्रवाह क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला तो वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होती है, दूसरा वे जो अरब सागर में प्रवाहित होती है और तीसरी वे नदियां जो अपने ही स्थान पर अंत में आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी कहलाती है, यानी कि अपने ही स्थान में विलुप्त हो जाती है।
चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक बांगर प्रदेश का भाग नहीं है? बांगर प्रदेश यानी अर्धशुष्क मैदान का भाग नहीं है। घग्गर का मैदान, शेखावटी का आंतरिक प्रवाह, नागौरी उच्च भूमि, खेरार प्रदेश। अर्धशुष्क मैदान के 4 भाग हैं, एक तो घग्गर का मैदान, एक नागौरी उच्च भूमि, एक शेखावटी का आंतरिक प्रवाह और चौथा है लूनी जवाई बेसिन। खेरार प्रदेश जो है, खेरार प्रदेश को माल खेरार प्रदेश भी कहा गया है और यह पूर्वी मैदानी क्षेत्र का हिस्सा है जो करौली और मालपुरा इनके मध्य स्थित है। प्रश्न नंबर 5, निम्न में कौन सा एक गलत सुमेलित है? भौतिक प्रदेश और उनके सामने उत्पत्ति काल लिख रखे हैं। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्लीस्टोसीन काल के हैं, अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन, पूर्वी मैदान क्रिटेशियस और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग क्रिटेशियस। तो इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन स गलत है। पूर्वी मैदान जो है वो क्रिटेशियस का हिस्सा नहीं है। पूर्वी मैदानी भाग यह भी प्लीस्टोसीन का हिस्सा है, प्लीस्टोसीन काल का हिस्सा है। छठा प्रश्न, महान सीमा भ्रंश जिसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहते हैं, यह राजस्थान राज्य के किस भाग से होकर गुजरती है? आपको मालूम होना चाहिए कि यह राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग से होकर के गुजरती है। ऑप्शन अ सही है। राजस्थान का प्रथम बार विधिवत भूवैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? चारों ऑप्शन को पढ़ करके बताना है कि कौन सा सही है। राजस्थान का प्रथम बार विधिवत भूवैज्ञानिक अध्ययन A.M. हेरोन ने किया था। 8वां प्रश्न, हरिमोहन सक्सेना और प्रोफेसर तिवारी ने उच्चावच और भौतिक स्वरूप के आधार पर राजस्थान को कितने भागों में बांटा है? राजस्थान को उन्होंने अभी भौतिक स्वरूप के आधार पर हम 4 भाग में देखते हैं, पढ़ाई करते हम जब इसका अध्ययन करते हैं तो राजस्थान को 4 भागों में बांटा जाता है। उत्तर पूर्वी मरुस्थलीय, मध्यवर्ती अरावली क्षेत्र, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान के निम्न भौतिक भूभाग को उनके क्षेत्रफल के प्रतिशत के अनुसार सुमेलित कीजिए। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश सबसे ज़्यादा है, कितना है? 61.11%। अरावली पर्वतीय प्रदेश यह लगभग 9% है। पूर्वी मैदानी भाग है लगभग 23% और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग जो सबसे कम है वो है लगभग 6.89%। 10वां प्रश्न, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं अधिकतर आरपीएससी और आरएसएसबी लगभग इस टाइप के क्वेश्चन पूछती है, जैसा कि आपके सामने ये है। प्रश्न नंबर 10, राजस्थान के भौतिक विभाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग तथा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग 33 महासागर का अवशेष रहा है। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग तथा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग 33 महासागर का अवशेष नहीं था, यह तो गोंडवाना लेन का अवशेष था। ठीक है, पहला गलत है। अरावली पर्वतीय प्रदेश तथा पूर्वी मैदानी भाग गोंडवाना लेन का भाग रहा है। अरावली पर्वतीय प्रदेश तो रहा है लेकिन पूर्वी मैदानी भाग गोंडवाना लेन का भाग नहीं है, यह पूर्वी मैदानी भाग 33 महासागर का भाग है। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश तथा अरावली पर्वतीय प्रदेश का कुल क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल का 70.11% है, बिल्कुल सही है। एक तो 61.11% और एक 9%, दोनों को मिला करके पूछा गया है। चौथा ऑप्शन है कि पूर्वी मैदान 33 सागर का तथा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग गोंडवाना लेन का भाग है, यह बिल्कुल सही है। तो इसमें ऑप्शन 3 और 4 ये दोनों सही है। तो इसमें वो ऑप्शन जो है जिसमें 3 और 4 दे रखे हैं यह बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 11, राजस्थान के उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए तथा सही उत्तर दीजिए। इनमें एमसीक्यू तो है लेकिन उसके अलावा पीवाईक्यू भी है, जो अभी हाल ही के एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको भी हमने इंक्लूड किया है इनमें, ताकि आपको पता चले कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसके जैसे ही हमने इनकी कॉपी यानी कि इनके ब्लूप्रिंट जैसे और भी क्वेश्चन हमने बना करके इसमें शामिल किए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा रहे।
प्रश्न नंबर 11, राजस्थान के उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में इन कथनों को पढ़ें और सही उत्तर का चयन करें। इसकी दक्षिणी सीमा रेड क्लिफ लाइन और पूर्वी सीमा अरावली पर्वतमाला है। यह बालू का स्तूपों का अपर्दन मार्च से जुलाई तक बहुत कम रहता है। क्या बालू का स्तूपों का अपर्दन मार्च से जुलाई तक कम रहता है? नहीं, ज़्यादा रहता है, क्योंकि उस समय गर्मी ज़्यादा होती है और हवाएं ज़्यादा चलती है, इस कारण से अपर्दन ज़्यादा होता है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थल की तुलना में सर्वाधिक आबादी, जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक वनस्पति युक्त तथा सर्वाधिक पशुधन के लिए जाना जाता है। बिल्कुल सही है। ये एक अच्छी बात है कि हमारा जो थार मरुस्थल है वो विश्व के अन्य मरुस्थल की तुलना में ज़्यादा आबादी, ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, ज़्यादा वनस्पति वाला और ज़्यादा पशुधन वाला है। यह राजस्थान के क्षेत्रफल के 71.11% भाग में फैला हुआ है, तो यह कथन गलत है। और ऑप्शन अ, इसकी दक्षिणी सीमा रेड क्लिफ लाइन तथा पूर्वी सीमा अरावली पर्वतमाला है। क्या रेड क्लिफ लाइन दक्षिण सीमा है इसकी? नहीं, इसकी पश्चिमी सीमा है रेड क्लिफ लाइन। तो इसमें ऑप्शन स सही रहेगा। ध्यान से प्रश्न को भी ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनके विकल्पों को भी इतना ध्यान से पढ़ना चाहिए कि हम जल्दबाजी में कोई गलती ना कर दें। इसीलिए तो प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू इंपॉर्टेंट होते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करें। पाली, बाड़मेर, टोंक और अजमेर। और नीचे दिए हुए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। राजस्थान का नक्शा हमारे दिमाग में होना चाहिए लगभग कि किस स्थान पर कौन सा जिला है। इससे हम पश्चिम से पूर्व की ओर अपन व्यवस्थित कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले पश्चिमी भाग बाड़मेर है, उसके बाद पाली, उसके बाद अजमेर और उसके बाद टोंक। सबसे पूर्व में टोंक है और सबसे पश्चिम में बाड़मेर है। तो सबसे पहले 2 और लास्ट में 3 कौन सा ऑप्शन में है? 2, ऑप्शन ब में सही है। ठीक है, थोड़ा जल्दी करा रहे हैं। अगर आपको आराम से करना है तो आप इसको स्टॉप करके देख सकते हो। प्रश्न 13, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। यह राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के दक्षिण भाग में विस्तृत है। चंबल इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है। यह राजस्थान के भौतिक भागों में सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसमें इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। चंबल इस क्षेत्र की प्रमुख नदी है, यह भी सही है। यह राजस्थान की अरावली पर्वतमाला के दक्षिण भाग में नहीं है, यह दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। और अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग भी बोल सकते हैं कि पूर्वी भाग में विस्तृत है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग के बारे में असत्य कथन चुने। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में वार्षिक वर्षा 80 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर तक होती है। यह गोंडवाना लैंड का भाग है। इस भाग की पूर्वी, दक्षिणी एवं दक्षिण पश्चिम सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और इस क्षेत्र में राज्य का लगभग 6.89% भाग आता है। क्या इस भाग की पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है? नहीं, मध्य प्रदेश के साथ लगती है। ऑप्शन सी गलत है। 15वां प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम के क्रम में व्यवस्थित करें। बालोतरा, पाली, भीलवाड़ा और बूंदी। सबसे पहले पूर्व में स्थित जिला कौन सा है? बूंदी है, उसके बाद भीलवाड़ा है, उसके बाद पाली होगा और अंत में बालोतरा होगा। अगर पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा जाता तो इसका उल्टा क्रम होता। 16वां प्रश्न, अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्पों को चुनिए। यह गोंडवाना लैंड का भाग है जिसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। नहीं, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। एक बात तो सही है कि गोंडवाना लैंड का भाग है, लेकिन इसके ही आगे लिख रखा है कि कैम्ब्रियन युग में हुआ था, तो इसका मतलब ये पूरा ही वाक्य गलत कहलाएगा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, इसकी औसत ऊंचाई 1530 मीटर है। नहीं, इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है तथा यह राज्य के भूभाग का 9% है। बिल्कुल राइट। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में 80% भाग आता है इसका और 550 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है। चौथा ऑप्शन, राजस्थान में अरावली के ढालों पर मक्का की खेती विशेषतः की जाती है। बिल्कुल सही है। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑप्शन स बिल्कुल सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए।
लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश है। घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में फैला है, बिल्कुल सही। नागौरी ऊंचे भूमि में लवणीय जिले और आंतरिक जल प्रवाह है, सही है। अरावलीय श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध है। अरावली श्रेणियां सभी प्रकार के खनिजों से समृद्ध नहीं है। हाँ, अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जिनमें धातुएं हैं अधिकतर, और लाइमस्टोन, चूना वगैरह, और अनेक धातुएं जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, लेकिन सभी प्रकार के खनिज तो नहीं पाए जाते हैं। लूनी बेसिन, ऑप्शन पहला, लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश है, यह भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3, ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन द में 1, 2, 3 ऑप्शन सही है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है? उड़िया का पठार, मुकुंदरा की पहाड़ियां, भोराट। देखो, चारों ऑप्शन को पढ़ना है और देखना है कि पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है। कौन सा पठार किस जिले में है, किस स्थान पर है, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम इनका उत्तर दे पाएंगे। जरूरी नहीं है कि मैं ये गारंटी नहीं देता हूँ आपको कि सेम एज इट इज ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लेकिन अलग पठार दे दिया जाए और अलग परीक्षा में तो किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो आप ये देखो कि हर एक पठार और दर्रा और पहाड़ियाँ और उनकी ऊंचाई किन किन जिलों में स्थित है, यह आपको याद करने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप कमेंट करके नोट्स लिख देंगे तो मैं आपको इन सब के नोट्स भी दे सकता हूँ, या तो इसकी पीडीएफ बना लूँगा या फिर इसका वीडियो बना करके और यूट्यूब पर अपलोड कर दूँगा आपके लिए। पश्चिम से पूर्व की ओर देखो, पश्चिम में सबसे पहले उड़िया का पठार सिरोही जिले में है, सिरोही। उसके बाद भोराट का पठार है जो उदयपुर जिले के आसपास में है, तो सिरोही, फिर उदयपुर, और उसके बाद मुकुंदरा की पहाड़ियाँ जो कि कोटा, झालावाड़ और यहाँ पर स्थित है। तो पश्चिम में सबसे पश्चिम में उड़िया का पठार है, उसके बाद बीच में बोराट का पठार है और पूर्व में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ है। तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में व्यवस्थित है? लोहारगढ़ पहाड़ी, चारों ऑप्शन को पढ़ना है, नाहरगढ़ पहाड़ी, नाग पहाड़ और कमलनाथ की पहाड़ियाँ। तो चारों ऑप्शन को पढ़ना है और देखना है कि दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित, यानी कि सबसे पहले दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? कमलनाथ की पहाड़ी सिरोही जिले में है, नहीं सॉरी उदयपुर जिले में है, और यह सबसे दक्षिण में है। उसके बाद नाग पहाड़, ओके, अजमेर में स्थित है, जानते हैं हम, लूनी नदी का उद्गम स्थल। और नाहरगढ़ पहाड़ी है जयपुर में, और सबसे उत्तर में झुंझुनू में लोहारगढ़ पहाड़ी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मालखेत की पहाड़ी मध्य अरावली में, धोनिया डूंगर मध्य अरावली, नाग पहाड़ दक्षिणी अरावली, भोजगढ़ उत्तर पूर्व अरावली। देखना है कि इसमें कौन सा सही है। 3 ऑप्शन इसमें गलत हैं और 1 सही है, आपको ये बताना है। भोजगढ़ उत्तर पूर्वी अरावली में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऋषभदेव मध्य अरावली, गौरमजी पहाड़ी मध्य अरावली, बेराट पहाड़ी उत्तरी अरावली, अचलगढ़ दक्षिणी अरावली। ऋषभदेव मध्य अरावली में नहीं है, ऋषभदेव दक्षिण अरावली में स्थित है। अरावली प्रतिप्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर जिले में है, अरावली का न्यूनतम विस्तार अजमेर जिले में स्थित है, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही जिले में है और अरावली की न्यूनतम ऊंचाई जयपुर जिले में स्थित है। सही कथन बताइए इनमें से कि कौन से सही है। चारों ही ऑप्शन सही है और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, अगर आपको
याद करने हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हो। 23वां प्रश्न, पूर्वी मैदानी भाग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन युग में हुआ है। यह मैदान उत्तर पूर्व भारत की उत्तरी विशाल मैदान गंगा यमुना मैदान का भाग है। यह राज्य के कुल क्षेत्र का लगभग 32% हिस्सा है तथा यह जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या की 49% निवास करती है। नहीं, 32% नहीं है, 23% है। और जनसंख्या 49% नहीं, 39% निवास करती है। रोही का मैदान तथा पिडमन का मैदान इसका भाग है। ये बिल्कुल सही है। उपरोक्त कथनों में से सही विकल्प चुनें। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन युग में नहीं हुआ है, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 ये दोनों सही रहेंगे। इनमें ऑप्शन द सही रहेगा। 24वां प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में पहाड़ियों की ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में सही व्यवस्थित है? सबसे ऊंची अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम में, यानी कि पहले सबसे देखना है कि सबसे बड़ी ऊंची पहाड़ी कौन सी है, उसके बाद उससे कम और उसके बाद उससे कम वाली पहाड़ी, इस प्रकार से हमें देखना है। गुरु शिखर सबसे ऊंची होगी तो ऑप्शन 100 और 2 को देखना है। गुरु शिखर के बाद शेर सबसे ऊंची है। उसके बाद आबू है, लेकिन इसके बाद दिलवाड़ा आ रही है, तो दिलवाड़ा तो छोटी, उससे थोड़ी आबू से बड़ी हो गई, तो ये तो ऑप्शन गलत रहेगा। ऑप्शन द देखते हैं, गुरु शिखर, उसके बाद रघुनाथगढ़, ठीक है। उसके बाद डोरा पर्वत, वो भी ठीक है, लेकिन सुंदा पर्वत आ रहा है। सुंदा पर्वत तो डोरा पर्वत से भी ऊंची चोटी है, तो ऑप्शन स द तो हो नहीं सकता। ऑप्शन अ देखते हैं, शेर, आबू, रघुनाथगढ़ और अंत में गुरु शिखर, ये तो गलत है। ऑप्शन बी देखते हैं, शेर, रघुनाथगढ़, मालखेत और सुंदा पर्वत, बिल्कुल ऑप्शन बी सही है। सेकंड नंबर पे राजस्थान की सबसे सेकंड नंबर पे ऊंची चोटी शेर, उसके बाद रघुनाथगढ़ है, उसके बाद मालखेत भी है और अंत में एक सुंदा पर्वत है जो जालोर में स्थित है। ऑप्शन बी सही रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत उत्तर की पहचान कीजिए। शाहबाद की उच्च भूमि तथा गंगाधार की उच्च भूमि दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में स्थित है। अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लेन का भाग है तथा इसकी कुल लंबाई का राजस्थान में 80% भाग है। मरुस्थलीय भाग में न्यूनतम वर्षा होती है तथा पूर्वी मैदानी भाग में अधिकतम वर्षा होती है। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% है तथा कुल जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 60% है। गलत उत्तर की पहचान करनी है। ऑप्शन, आप सही उत्तर की पहचान मत कर देना। सही उत्तर की पहचान करोगे तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, लेकिन गलत उत्तर होंगे इनमें तीसरा और चौथा, क्योंकि पूर्वी मैदानी भाग में अधिकतम वर्षा नहीं होती है। मरुस्थलीय भाग में न्यूनतम वर्षा होती है, ये बात सही है, लेकिन पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा अधिकतम नहीं होती है। अधिकतम वर्षा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में होती है। और चौथा ऑप्शन भी गलत इसलिए है क्योंकि क्षेत्रफल तो बराबर है, ठीक है, दे रखा है, लेकिन कुल जनसंख्या जो है और राज्य की कुल जनसंख्या का 40% हिस्सा है।